फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 के लिए। ये वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे हम लोग। वन शॉट में हम वो हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जब आप देख लीजिएगा तो देखने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से दे पाएंगे क्वेश्चन का जवाब, उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर वो स्टूडेंट के पास शेयर कर देंगे इस वीडियो जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है बाय वर्चू विच मैटर अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज मैटर का वो प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स लगता है। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स नहीं लगेगा। यही है चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है जिसके वजह से आप एक्सपीरियंस करते हैं किस फोर्स को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को करते हैं। एक प्रॉपर्टी से एक चीज़ और पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला याद रख लीजिए, पूछ सकता है। Q बराबर होता है N इंटू ई। इसमें जो E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर N इंटू ई। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलम चार्ज में होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। ये है करंट का फॉर्मूला। इस पर सवाल आता है I बराबर Q/T। और करंट का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। और आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे आप कहते हैं 1 एम्पियर। याद कर लीजिए, एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उससे आता है 1 एम्पियर। तो यही डिफिनीशन है 1 एम्पियर का, याद रख लीजिए। और यहाँ पे हमने एक सवाल दिया है, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। हम यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और ये फिलामेंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। इसका कितना? और ये टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि Q बराबर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताइए? I इंटू टी। यहाँ पर पुट कर देंगे I इंटू टी। I कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 0.5 और इंटू टी। टी 10 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा? इसको सेकंड में चेंज कर दो, 600 सेकंड होता है। 10 मिनट बराबर हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा कूलम, क्योंकि चार्ज पूछ रहा है तो ये 300 इसका जवाब हो गया। तो Q बराबर लिख सकते हैं I इंटू टी। क्वेश्चन में I का वैल्यू 0.5 था, टाइम 10 मिनट था, मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए तो 60 कितना होगा? 10 मिनट बराबर 600 सेकंड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 300 कूलम आ गया। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। बताने वाले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम। याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को टाइम से डिवाइड दीजिएगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लीजिए एक चार्ज है Q A पर है। जब इस चार्ज को आप A से B तक ले जाते हैं और A से B तक ले जाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। आप एक चार्ज को A से B तक ले जाने में जा रहे हैं, A से B तक ले जाने में जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो कहला रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप A से B तक ले जाने में कितना वर्क कर रहे हैं, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, इस पर सवाल आता है। V समझ ना, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q और V बराबर है Q इंटू V।
याद रखना W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, तो वही लिख दिया, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। इसका यूनिट होता है वोल्ट होता है, याद रखेंगे। 1 वोल्ट का आता है डिफिनेशन लिखने के लिए, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 क्या है, इन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक ए बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं, उसे कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल का वर्क आप कर रहे हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज को जब एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो आप 1 जूल का वर्क करते हैं, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। यही कहलाता है 1 पॉइंट। मतलब आप जब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं जिसका वैल्यू है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं 1 वोल्ट। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल देख लेते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम, चार्ज का वैल्यू दिखा हुआ 1 कूलम, और वोल्टेज कितना लिखा हुआ है 6 वोल्ट, मतलब V जो है वो 6 वोल्ट है। आपसे एनर्जी पूछ रहा है, मतलब वर्क पूछ रहा है आपसे, तो वर्क पूछे या एनर्जी फॉर्मूला, वर्क का भी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, Q इंटू वी बताया था। बताओ Q इंटू वी फॉर्मूला, तो चार्ज कितना कूलम है 1 और वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है 6, तो आ गया 6 जूल का एनर्जी, मतलब 6 जूल का वर्क कर रहा है। तो ये आपका आंसर है, W बराबर Q, एनर्जी पूछ रहा है मतलब आप वर्क निकाल दें, वर्क बराबर Q इंटू वी, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 जूल आ जाएगा। तो वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सुन लो। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो ये डिटेक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर बताएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। आमीटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है जो करंट को मेज़र करता है, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट कितना है, मतलब करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे आप आमीटर कहते हैं। और करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए जो यूज़ करते हैं वो है गैल्वेनोमीटर। आमीटर को आप हमेशा किस में रखते हैं, सीरीज़ कनेक्शन में रखते हैं, याद रखिएगा आमीटर को सीरीज़ कनेक्शन में रखा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए होता है। और इसको आप किस कनेक्शन में रखते हैं, पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर को आप पैरेलल कनेक्शन में रखते हैं। देखिए अगर ऐसा फिगर कहलाता है तो ये कहलाता है आपका क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। और ये अगर की नहीं यहाँ पे देखो ओपन, इसे कहते हैं ओपन, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्लोज इसका सर्किट है, इस फिगर याद रखेंगे, और इसे कहते हैं रेजिस्टर। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप ज़रूर याद रख लें, कंप्लीट। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। ओम्स लॉ क्या बताता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। मतलब अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा। अगर आप करंट को हाफ़ करते हैं तो वोल्टेज हाफ़ हो जाता है, करंट को डबल करते हैं तो वोल्टेज डबल हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है आपका ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक चीज़ कांस्टेंट आता है यहाँ पर, V बराबर होता है RI। R है रेजिस्टेंस और करंट, ये है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, V बराबर I इंटू R, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का वो प्रॉपर्टीज़ है जो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो प्रॉपर्टीज़ है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, रेजिस्ट करता हो, रोकता हो, जिसके वजह से कंट्रोल किया जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ये करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने में भी काम आता है रेजिस्टेंस। फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ये रेजिस्टेंस याद रखिएगा, रुकावट पैदा करता है चार्ज के फ्लो में। यूनिट इसका होता है ओम, रिप्रेजेंट एस को इस तरह से करते हैं ओम को। आर बराबर देखो, अगर V बराबर R इंटू आई है तो R बराबर क्या होगा, ये इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो R बराबर होएगा VI हो जाएगा। 1 ओम किसके बराबर होता है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट 1 एम्पियर हो, तब वो किसके बराबर होगा, 1 ओम के बराबर होगा। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है,
तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप याद रखिए, करंट को अच्छे से फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का कम होना ज़रूरी है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ़्लो करेगा कंडक्टर में, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में आसानी से फ़्लो नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि एक थिक वायर और एक थिन वायर, पतला वायर और मोटा वायर में किसमें करंट अच्छे से पास कर सकता है, सिंपल सा जवाब है कि जो थिक होगा, जो वायर मोटा होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम आएगा, तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन पास करेगा। लेकिन जो थिक वायर होगा, जो पतला वायर होगा, उस वायर का एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज के अंदर रुकावट ज़्यादा आएगा, चार्ज ज़्यादा रुकेगा, मतलब देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर रुकावट ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से करंट ठीक से पास नहीं करेगा। तो थिक वायर और थिन वायर में बेस्ट कौन होगा करंट के लिए, तो वो होगा आपका थिक वायर, ना कि थिन वायर। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटता है। और चौथा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के कंडक्टर पर, कंडक्टर के मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये है फैक्टर अफेक्टिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता हो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कंट्रोल करता हो। ओम्स लॉ क्या है बता दिया आपको, ठीक है। सीरीज कनेक्शन आपको बता रहे हैं। देखिए सीरीज कनेक्शन वो करंट है जिसमें करंट सेम होता है, हर रेजिस्टर में करंट सेम होगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से करंट पास करते हैं, आई बैटरी से प्रोवाइड करते हैं, तो इस रेजिस्टर में करंट बटेगा नहीं, बल्कि हर में करंट क्या होगा, सेम होगा। सब में आई 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 होगा, मतलब करंट सेम होगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा, मतलब V1 के इसके साथ V1 वोल्टेज, इसके साथ V2 वोल्टेज और इसके साथ V3 वोल्टेज। तो सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज बढ़ गया है। अगर हम बैटरी का टोटल वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज क्या होगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये हो गया टोटल वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में। अब आप ओम्स लॉ लगा देंगे, V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V बराबर लिखेंगे टोटल करंट I और R इक्विवेलेंट, ये सब किस में है, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा। V बराबर I इंटू R। अब यहाँ पे V1, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, देखो V1 बराबर क्या होगा बताओ, होगा ये I इंटू R1 होगा, प्लस V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा I इंटू R2, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है। सब में ओम्स लगाते I इंटू R2, और V3 में क्या होगा I इंटू R3। ये ओम्स लॉ, V बराबर होता है ना I इंटू R, तो V1 बराबर I इंटू R1, तो सब लगा दिया। अब देखिए I कॉमन निकाल लीजिए, जब I कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर होगा RS बराबर क्या होगा, I कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अगर 4 इसमें हो तो R4 आता, 5 होता तो R5 आता। इस तरह से आप सीरीज कनेक्शन बना सकते हैं, बस ये याद रखें। कि इस सवाल को देखिए क्या है, ओम्स लॉ पे ये सवाल है। अभी आपने पढ़ा था V बराबर I इंटू R, तो आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बाई I होता है। V और I का ग्राफ रेजिस्टेंस देता है, V और I का ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। देखिए इस टाइम ये जो T है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर है, तो टाइम T1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, T2 का रेजिस्टेंस कम होगा। तो V और I का ग्राफ में T1 ग्रेटर देन होगा T2 से। लेकिन अगर हम VI के ग्राफ को उल्टा कर देंगे, I भी कर देंगे, तो इसका रिजल्ट भी उलट जाएगा। क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2, तो अब आंसर आएगा T2 ग्रेटर देन T1, इन्वर्स हो जाएगा। तो VI के ग्राफ में T1 ज़्यादा बड़ा होगा T2 से, और IV के ग्राफ में T2 बड़ा होगा T1 से, याद रखिएगा। देखिए रेजिस्टिविटी, आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बात याद रख लीजिए, करंट, देखो नोट क्या है, करंट जो होता है वो मोर ईजली, जो थिक वायर देन थिन वायर,
मोटे वायर में करंट आसानी से फ्लो करता है। क्यों? थिक वायर में, क्योंकि थिक वायर का एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग में। तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसमें रुकावट कम आएगा, तो जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो याद रखिएगा, थिक वायर में करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो करता है, किसके कंपेयर में? थिन वायर कंपेयर में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आयरन इज़ बेटर कंडक्टर देन मरकरी। क्यों? आयरन जो होता है वो बेटर कंडक्टर होता है मरकरी से, क्योंकि आयरन का रेजिस्टिविटी कम होता है और मरकरी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। जिस किसी का रेजिस्टिविटी कम होगा वो गुड कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टिविटी लो होता है। वैसे ही आयरन बेस्ट कंडक्टर है मरकरी से, क्योंकि मरकरी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है आयरन से। तो आयरन का रेजिस्टिविटी क्या हुआ? कम हुआ। तो जिसका कम हुआ वो अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, हम सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पढ़ने वाले हैं। सीरीज़ कनेक्शन में करंट क्या होता है? सेम होता है। हर रेजिस्टर में करंट क्या होगा? सेम होगा और वोल्टेज डिवाइड होगा। ये बात याद रखिएगा, करंट सेम और वोल्टेज जिसमें डिवाइड हो, डिफरेंट हो, उसे आप सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैटरी से, तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पर करंट सेम होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा और इसमें भी आई होगा। हर रजिस्टर में करंट क्या है? सेम है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। R1 के साथ वोल्टेज V1 होगा, R2 के साथ V2 होगा, R3 के साथ V3 होगा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया है और करंट सेम है। तो जिस कनेक्शन में करंट सेम हो और वोल्टेज बढ़ जाए उसे आप सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। अगर आप इस बैटरी का अगर टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज V किस में बढ़ गया है? तो V1 में प्लस V2 में प्लस V3 में। अब यहाँ पे लगा देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। तो यहाँ पे I इंटू आर। आर किस कनेक्शन में है? सब सीरीज़ कनेक्शन में। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज़ कनेक्शन, V बराबर I इंटू आर। तो V बराबर I V1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस V2 के लिए क्या होगा? I इंटू R2 और V3 के लिए क्या होगा? I इंटू R3। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। I कॉमन होगा, I कॉमन निकाल लेंगे तो I से I क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो RS बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज़ कनेक्शन का फॉर्मूला है। जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में होगा तो 4 हुआ तो R4 होता, 5 होता तो R5 होता, ऐसे ही जोड़ देते हैं। सीरीज़ कनेक्शन में आपको आप कहते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, जब भी सवाल में आपसे पूछे कि फाइंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ABC, तो ABC तीनों रेजिस्टेंस को किस में कर दीजिएगा? सीरीज़ कनेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए A लिखा हुआ है 2 ओम, B लिखा हुआ है 3 ओम, C लिखा हुआ है 4 ओम। इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप किस में जोड़ दीजिएगा? सब कुछ सीरीज़ में जोड़ दीजिएगा। तो 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो 3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 टोटली आपका आंसर होगा। जब आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछेगा तो हर रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ देना, और सीरीज़ का ये फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आइए पैरेलल पे। पैरेलल के कनेक्शन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज सेम और करंट डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर करंट यहाँ से जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, इसमें हो जाएगा I1 I2 I3, और इसमें V1 V1 और वोल्टेज सब में सेम होगा। V1 इसमें V इसमें V, लेकिन करंट बढ़ जाएगा, इसमें हो जाएगा I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो जिस कनेक्शन में करंट बढ़ जाए और वोल्टेज सेम हो तो उसे आप कहते हैं पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इसमें टोटल I कितना होगा? I बराबर क्या होगा बताओ? I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट बढ़ गया इसलिए टोटल करंट हो गया। I का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? V बाई आर। और ये R किस कनेक्शन में है? सब पैरेलल में, तो R यूज़ करेंगे RP। I बराबर क्या यूज़ करेंगे? I बराबर होता V बाई आर। तो V बाई आर वोल्टेज तो सेम होगा और R होगा R1, और यहाँ पे क्या होगा? V बाई R2, और I3 में क्या होगा? V बाई R3। V कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाई RP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एक बार अपने से आप भी चेक कर सकते हैं। V कॉमन निकाल लेंगे बाहर तो V से V क्या होगा? कैंसिल होगा। तो जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 1 बाई RP बराबर। और सीरीज़ में रहा तो R1 प्लस R2 R3, पैरेलल में रहा तो 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में रहा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 बराबर 1 बाई RP। यह है पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट
देखिए अगर दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अगर पैरेलल में होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और आसानी से जवाब देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप याद, मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आर भी छोड़ दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो। देखो ये दोनों क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ में क्या होता है, पहले जोड़ दो, 9 प्लस 9 क्या होगा 18, ऊपर टोटल कितना हो गया 18 ओम आ गया, और नीचे कितना है बताओ, नीचे है 9 ओम। तो बताओ ये दोनों अब किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, सीरीज़ में एक, तो अब दोनों पैरेलल आ गया। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इंटू R2 मतलब 18 इंटू 9 और 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 27, इसको काट दीजिए 3 बार में और इसको काट दीजिए 7, आ गया कितना 6 ओम आ गया। तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। यहाँ देख लीजिए ये दोनों किस में है बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, R1 इंटू R2 पैरेलल में, तो 9 इंटू 9 और 9 प्लस 9 मतलब 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा कितना 81 बाई कितना होगा 18। तो अब देखिए वैल्यू जब हम इसको करेंगे तो दूसरा फिगर क्या बनेगा, इसका फिगर ये बनेगा। अगर आप इसको मिटा दें तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ गया बताओ, 81 बाई कितना आया था, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो कितना आया 81 बाई 18 आया था, 81 बाई 18, और यहाँ कितना है 9 ओम है। तो अब बताओ ये सीरीज़ में आ गया पैरेलल में आ गया, सीरीज़ में आ गया, तो सीरीज़ में आया तो इन दोनों को जोड़ दो। तो सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, 9 ओम प्लस 18 बाई 2, इसको कैंसिल कर दो। तो ये वाला खाली काट सकते हो। देखिए जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, इफ़ देयर आर टू रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखें आप। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों किस में, सीरीज़ में जोड़ देते हैं, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, तो ऊपर का वैल्यू टोटल कितना हो गया 18 ओम, और नीचे कितना है बताओ टोटल 9 ओम है। तो ये ऊपर 18 नीचे 9 है। तो अब बताओ ये सीरीज़ हुआ पैरेलल है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 18 इंटू 9 और R1 प्लस R2, तो 18 प्लस 9 कितना होगा 27, ये कट गया 3 बार में और ये कट गया 6 बार में, तो कितना ओम आ गया 6 ओम आ गया। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आसानी से दे दिया। यहाँ देख लो ये दोनों बताओ किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल को पहले तोड़ दो, जब पैरेलल को तोड़ोगे तो कितना होगा, इसका फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 मतलब 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, तो कितना हो गया बताओ 18 बाई कितना हो गया 9, ये हो गया कैंसिल, आ गया 2 ओम, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना आया 2 ओम। देखो यहाँ पे था, यहाँ पे पहले से 2 ओम था और इसका पूरा वैल्यू आया है यहाँ पर सॉल्व करके 2 ओम आया। अब बताओ ये दोनों किस में आ गया, सीरीज़ में आ गया, तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 ओम हो गया। कितना आसान है, दे सकते हैं आप जवाब। देखिए ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आप जूल्स लॉ को सबसे पहले पढ़ते हैं। जूल्स लॉ में अगर आपको 3 फार्मूला याद है तो फिर हर सवाल आपसे बन जाएगा। याद कर लीजिएगा, H बराबर होता है हीट निकालने के लिए फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। आप यहाँ पे हीट को वर्क भी कह सकते हैं और एनर्जी भी कह सकते हैं। तो एनर्जी का 3 फार्मूला बन जाएगा, वर्क का 3 फार्मूला या हीट का फार्मूला, जो पूछेगा आपसे वो आप इन 3 फार्मूला का यूज़ कीजिए। अगर हीट पूछे, अगर एनर्जी पूछे तो आप यही 2-3 फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। I स्क्वायर इंटू R इंटू 2 R इंटू टी पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, V वोल्टेज है। तीसरा फार्मूला है VIT। यही 3 फार्मूला है जिसके वजह से आप आराम से जूल्स लॉ का सवाल बना सकते हैं। करंट बढ़ने पर हीट बढ़ता है, ये जूल्स ने बताया था। अगर आप करंट को डबल कर दोगे तो हीट 4 टाइम्स होगा, क्योंकि I का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अगर करंट को 3 टाइम्स करोगे तो हीट 9 टाइम्स होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 टाइम्स। ये आपका जूल्स लॉ याद रखेंगे। और एक सवाल याद रखिएगा, जब दो वायर है, दोनों एक तरह का वायर है, मतलब सेम मटेरियल अगर हो, फॉर सेम मटेरियल के लिए हीट अगर सीरीज कनेक्शन में लेते हैं और पैरेलल कनेक्शन में लेते हैं तो इसका रेशो 1:4 के बराबर होता है। ये याद कर लीजिएगा, जब मटेरियल सेम हो तो हीट सीरीज कनेक्शन और या पैरेलल कनेक्शन में इसका रेशो कितना आएगा 1:4 आएगा, याद रखना।
इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला होता है, आई स्क्वायर इंटू आर पहला फार्मूला, जिसमें देखो हीट और पावर आप टाइम सब में काटते चले जाओ, टाइम हटा दो पावर बन जाएगा। जैसे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, यहाँ टी हटा दो तो पावर बन गया, पी बराबर फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। पावर का दूसरा फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर, पावर का तीसरा फार्मूला वी आई। यही 3 फार्मूला पे आपसे इलेक्ट्रिक पावर का सवाल होता है, जहन में बैठा लीजिए। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पी बराबर वी इंटू आई। इसमें जो टाइम है ना सिर्फ उसको हटा दो तो इलेक्ट्रिक पावर बन जाएगा। देखो सीरीज कनेक्शन में पावर का रेशियो क्या होगा, R1 बाई R2। P1 बाई P2 बराबर क्या होगा, R1 बाई R2। अगर 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उन दोनों को मान लो R और 2R दिया हुआ है सीरीज कनेक्शन में, तो एक चीज़ को तो मान लोगे R1। मान लो कोई सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में पावर का रेशियो किसके बराबर होता है, R1 बाई R2 के बराबर होता है। मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, एक है R और दूसरा है 2R, इन दोनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है, तो बताओ पावर का रेशियो क्या होगा। तो तुम इसे मान लो R1, इसे मान लो R2, तो R1 के यहाँ पर पुट कर दो, R1 के यहाँ पर R और R2 के यहाँ पर 2R। R से R कैंसिल आ गया, कितना रेशियो आ गया, 1:2 आ गया। कितना आ गया, 1:2 आ गया। और जब पैरेलल कनेक्शन में पावर का रेशियो पूछेगा तो R2 बाई R1 कर देना, इसका उल्टा कर देना। मतलब पहले आएगा कौन, R2 आएगा, R2 मतलब 2R और उसके बाद R आएगा, R से R कैंसिल आ गया, 2:1। तो पावर का रेशियो सीरीज में पूछे, पैरेलल पूछे, आप ये फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, और पैरेलल कनेक्शन में P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। इससे आप आराम से इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है, याद रखिए ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इससे आप इस फार्मूले से आप हीटिंग इफेक्ट का सवाल आराम से बना सकते हैं। कि हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए सीख रहे हैं। कॉस्ट निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ डेज़। एन है नंबर ऑफ डेज़ और जो यू है वो यूनिट है। याद रखिएगा यूनिट का जो रुपया कि एक यूनिट का दाम कितना है और बाई 1000। इससे आसानी से आप कॉस्ट निकाल लीजिएगा। देखिए एक NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, जो एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 400 वाट का, मतलब पावर कितना है 400 वाट, कितना देर ऑपरेट किया रहा 8 घंटा, तो टाइम रख दिया 8 आवर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू एन इंटू यू बाई 1000। तो पावर 400 है, टाइम 8 है, 30 दिन के लिए पूछ रहा है। और देख लीजिए एक यूनिट का दाम कितना रुपया है, 3 रुपया है। कैसे पता चला कि एक यूनिट का दाम 3 रुपया है, आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, तो पर किलोवाट में 3 रुपया है, तो 1 यूनिट में कितना होगा 3 रुपया। तो नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, P इंटू टी इंटू एन इंटू यू, यू है यूनिट, एन है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डे 30 और यूनिट का दाम कितना है 30 रुपया बाई यूनिट का दाम 3 रुपया बाई 1000 से आप डिवाइड दे दें। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 288 रुपया होगा इसका कॉस्ट। तो कॉस्ट का ये शॉर्टकट ट्रिक है। ये 2 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है, वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, टंगस्टन इज़ यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वाई, क्यों करते हैं हम फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज़, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग अराउंड इतना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और दूसरा सवाल कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ हम सेफ्टी डिवाइस में करते हैं। क्यों करते हैं सेफ्टी डिवाइस में, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को एंड अप्लायंस फ्रॉम द डैमेज, और डिवाइस को कि चीज़ें ख़राब ना हो बाय प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव करंट फ्लो। जब किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, जिसके वजह से ख़तरा है डिवाइस को डैमेज होने का ख़तरा है, आप सबको पता है, तो उससे वो बचाता है। फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज़ है वो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को एंड अप्लायंस फ्रॉम डैमेज बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव करंट। जब करंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक वायर जो फ्यूज़ का इलेक्ट्रिक वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। करंट के बढ़ने से जो फ्यूज़ वायर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, और फिर में वो इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ये बात याद रखेंगे ये पॉइंट को। तो बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ आप सेफ्टी डिवाइस में क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम द डैमेज। इलेक्ट्रिक सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है और डिवाइस को डैमेज होने से भी बचाता है जब करंट एक्सेसिव फ्लो करेगा सर्किट में। तो क्लियर है बात, ठीक है, याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। 1 शॉट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करें जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th में। आप जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए वन शॉट एक नया चैप्टर का लेके आएँ। तब तक के लिए, और जो टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो उस कमेंट्स में आप लिख दें, हम उसे बता देंगे।